प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सबसे महत्वपूर्ण इलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हमने हाल ही में इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को समाप्त किया है। तो अगर आप लोग इस सीरीज में करंट अफेयर की सीरीज में अपने पीछे के वीडियो को देखेंगे तो उसमें आप लोगों का इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी करंट अफेयर के साथ साथ तैयार हो जाएगी। तो आप लोग जाकर के पीछे हमारे इस सीरीज में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये जो पिछले डिस्कशन में जो लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने आप लोगों से पूछा था, तो उसका मैं सही आंसर यहाँ बता देता हूँ। ये पिछले डिस्कशन में मैंने पूछा था कि ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें आप लोगों ने सही ही आंसर करे हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका सही आंसर है केवल 1 और 2। इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और यह ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन दोनों को जारी करता है, इन दोनों इंडेक्स को जारी करता है। भारत का जो रैंक है वो 100वां नहीं था, बल्कि वो 100 से बहुत कम ही था करप्शन के मामले में। ये इंडेक्स आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग जाकर के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देख लेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी विशेष जानकारी जरूर ले लेंगे। आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है स्माइल 75। इस पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पहल के तहत 75 चिन्हित नगर निगम भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास करेंगे। अब यह स्माइल 75 क्या है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लोग भीख मांगते हैं उनके पुनर्वास के लिए देश के 75 शहरों में 70 नगर निगमों में इसको डेवलप किया जा रहा है, इसको इंप्लीमेंट किया। सेकंड स्टेटमेंट, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, प्रत्येक लाभार्थी को 3 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता पहल के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाए। कह रहा है कि सही कथनों का चयन करें। देखिए, मैंने जहां जहां मार्किंग किया है वह स्थान गलत होने के लिए संभावित है, क्योंकि वह हार्डकोर फैक्ट है। अब आपने अगर स्माइल 75 नहीं पढ़ी है तो कुछ जो ट्रिक्स हैं के आधार पर इसको सही करने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला कि स्माइल 75 का अर्थ ही है कि यह 75 नगर निगमों में ही होगा, तभी यह 75 स्माइल 75 लिखा गया। ठीक है, तो यहां पे 75 नगर निगम वाले पॉइंट में हमें गलत होने वाला कोई स्टेटमेंट दिखता नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट एक कॉमन सा स्टेटमेंट है कि फैक्ट कम है, तो पहला स्टेटमेंट हमें सही नजर आ रहा है। सेकंड में देखते हैं, तो सेकंड में एक मंत्रालय का नाम दिया गया, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। मंत्रालय के बारे में हम जानते हैं कि मंत्रालय अक्सर गलत दिया जाता है, हाँ, लेकिन हर बार नहीं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि मंत्रालय अक्सर गलत दिया जाता है, लेकिन हर बार नहीं। तो मंत्रालय जब सामने दिख जाए तो देखते ही देखते गलत मारने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे, थोड़ा सोचेंगे भी। ठीक है, अब ये स्माइल 75 पर है, तो यहां मंत्रालय गलत हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में प्रत्येक लाभार्थी को 3 वर्ष की अवधि के लिए, पहला तो कि यहां वर्ष गलत हो सकता है। दूसरा, यहां 5,000 रुपए दिया जाएगा, कि 5,000 रुपए गलत हो सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताया है वो ये बताया है कि अगर आपके 3 स्टेटमेंट्स में से किसी भी एक स्टेटमेंट में एक से अधिक ऐसे फैक्ट हो जो कि निश्चित फैक्ट हो जो गलत हो सकते हैं, तो आपको उसी फैक्ट उसी लाइन को गलत मानना चाहिए। अब देखिए, सेकंड में एक फैक्ट है, एक मंत्रालय है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में 2 फैक्ट है, यहां पर 3 वर्ष और यहां पर 5,000।
तो मैंने ऐसा आपको बार बार कहा है कि जहां जिस स्टेटमेंट में ज्यादा फैक्ट दिखे उस स्टेटमेंट को गलत मारने की टेंडेंसी डेवलप की। ठीक है, अगर आंसर जानकारी, तो अगर हमने इसको सपोज करिए इसको अगर गलत मारा 3 को, तो 3 को गलत मारा तो हमारे पास अब ऑप्शन बचता है केवल एक, और सेकंड कह रहा है केवल एक और दो। तो 3 को गलत मार करके हम लोग कम से कम 50% पर तो पहुंच गए। और मैंने बार बार कहा है कि जब आप 50% सही कर सकते हैं तो आगे के जो 2 ऑप्शन है उनको अगर नहीं भी आ रहा है तो भी एग्जाम हॉल में उसे रंग करके जरूर आएंगे, उसे बना करके जरूर आएंगे। ठीक है, यहां पर रिस्क लेना सही है और यहां पर रिस्क लेना भी चाहिए। बेसिकली ये जो स्माइल 75 पहल है ये शहरी विकास मंत्रालय की ही पहल है और इस पहल का उद्देश्य है कि जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं, जो कि अभाव में भिक्षावृत्ति करते हैं, इनके लिए एक व्यवस्था की जाए कि इनके रहन सहन के लिए या रोजगार के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये शहरी विकास मंत्रालय इस स्माइल 75 पहल के तहत भारत के 75 नगर निगमों में इनको इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये मंत्रालय को मैंने बताया था कि मंत्रालय गलत होते हैं, तो यहां भी आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है ये क्या है, गलत है। ठीक है, और ये कौन सा मंत्रालय है, यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। साथ ही इसमें पैसे देने की कोई बात नहीं कही गई है। तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट गलत है और मंत्रालय देने के चलते सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो केवल एक आपका सही होगी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वे बनाते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि यूपीएससी के ही पैटर्न पे एज इट इज क्वेश्चन बनाया जा सके। तो हम जब यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसी माइंडसेट के साथ आप भी एग्जाम हॉल में जाएं, तभी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को सही कर पाए। ठीक है, एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ मंत्रालय भी गलत था और ये जो फैक्ट था 5,000 रुपए यह भी गलत था। तो 2 और 3 दोनों गलत थे और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कोई फैक्ट नहीं था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अक्सर समाचारों में दिखने वाली ब्लैंक चेक कंपनी क्या होती है। तो देखिए इकोनॉमी के जो क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन को बनाने में यूपीएससी भी जो इकोनॉमी के कंसेप्ट होते हैं उनको पूछती है। उस कंसेप्ट के साथ साथ कभी कभी करंट का कुछ तड़का भी लगा देती है। तो इकोनॉमी के जो 15 या 16 या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कंसेप्ट आपके काफी क्लियर हो। इसीलिए हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों के इकोनॉमी के जब क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने का। आज का प्रश्न है कि अक्सर समाचारों में दिखने वाली ब्लैंक चेक कंपनी क्या होती है। भाई ब्लैंक चेक कंपनी चर्चा में है। अब आप लोगों को हो सकता है न्यूज में आप लोग नहीं पढ़ते हो, लेकिन ब्लैंक चेक कंपनी चर्चा में है। तो ब्लैंक चेक कंपनी एक कंसेप्ट है, क्या होता है ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है यह एक ऐसी कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी है और उसने एंजल निवेशकों से मदद मांगी। ब्लैंक चेक कंपनी, ब्लैंक चेक आपको दिया जाता है ना, खाली चेक। खाली चेक अगर होता है तो इसका मतलब कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और ये कह रहे हैं कि कंपनी दिवालिया हो गई है। सेकेंड, या पीएसयू गैर रणनीतिक क्षेत्र के विनिवेश के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष उद्देश्य साथ। ये कह रहा है कि ब्लैंक चेक कंपनी क्या है, सरकार द्वारा स्थापित एक स्पेशल कंपनी। थर्ड स्टेटमेंट, यह विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में एक फर्म को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित एक इकाई है। कह रहा है कि किसी स्पेशल काम के लिए पहले से उसमें कोई प्रोविजन है कि आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो किसी काम को करने के लिए जो पहले कंपनी बनाई जाती है वह यह कंपनी। कह रहा है यह एक स्टार्टअप है जिसमें फंडिंग की कमी है और उसमें क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए व्यवस्थित किया है। थोड़ी सावधानी रखिएगा जब भी वन लाइनर क्वेश्चन हो, तो वन लाइनर क्वेश्चन को करते समय अगर आपको निश्चित रूप से उसका आंसर आता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली बार में जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे होंगे, आंसर लगा रहे होंगे टेस्ट में, जब एग्जाम हॉल में कम से कम 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। एक बार नॉर्मली पहली बार पढ़ते चले जाना है, दोबारा फिर पढ़ना है। तो जब पहली बार आप लगा रहे होते हैं तो जो आपको निश्चित आता है उसी का आंसर करते हैं। तो पहली बार में कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए नहीं सुन, उनको पढ़ लें,
इलिमिनेट करने का मौका लगे तो इलिमिनेट करें, लेकिन उसका फाइनल आंसर पहली बार में नहीं बनाए। ये एक सुझाव है आपके लिए। तो ऐसे में जब आपको नहीं पता है ब्लैंक चेक कंपनी के बारे में, तो मुझे लगता है कि ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले ये सोचें कि आसपास पिछले एक साल के अंदर इकोनॉमी से जुड़ी कौन सी न्यूज अधिक चर्चा में। ये जरूरी नहीं कि इकोनॉमी में ही पूछा जाए, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाए, तो जिस सब्जेक्ट में पूछा जाए सब्जेक्ट के बारे में सोचिएगा कि उस सब्जेक्ट में कौन सी न्यूज सबसे अधिक चर्चा में थी। क्योंकि जब ऑप्शन बनाने वाला एग्जामिनर ऑप्शन बना रहा होता है तो वो ऑप्शन को यही सोच के बनाता है कि बच्चा इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो कौन सी न्यूज सबसे अधिक चर्चा में थी, उसके आधार पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये रिस्क है, ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन अगर रिस्क लेना हो तो ऐसा रिस्क लिया जा सकता है। चलिए इसको जान लेते हैं क्या है। ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है कि जब आपको कोई शेयर मार्केट में या कहीं भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है एज ए कंपनी, तो शेयर मार्केट में पूछा जाता है कि आपकी कंपनी कहां है। तो ऐसे में आपको ऑफर दिया, कहा जाता है कि तत्काल कोई कंपनी खड़ी करिए। तो ऐसे में कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर तत्काल कोई कंपनी खड़ी करता है, तुरंत कोई कंपनी खड़ी करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है अपने आगे के काम के लिए इस कंपनी, इस फॉर्म के माध्यम से फंड इकट्ठा करना। ठीक है, उद्देश्य यह कंपनी नहीं है, उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पहले फॉर्म बनाई जाती है, उसी फॉर्म को कहा जाता है, उसी फॉर्म को कहा जाता है ब्लैंक चेक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों आईएफसीज, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भाई आईएफसीज क्या है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी फाइनेंसिंग की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो आईएफसीज है ये काफी चर्चा में रह रही है और यहां से सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। आईएफसी चूंकि चर्चा में है तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए क्या है देखते हैं। आईएफसी एक गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। आईएफसी क्या है, एक एनबीएफसी है जिसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। चलो मैंने माना कि भाई हो सकता है मुझे इसके बारे में जानकारी, मैं नहीं पढ़ के गया, फिर क्या करेंगे, गणित में आएंगे। आईएफसी की कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% अवसंरचना ऋणों में लगाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे डेटा दे दिया कि कितना, न्यूनतम 75%। थर्ड स्टेटमेंट, आईएफसी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की आवश्यकता को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि आईएफसी को एक लिमिटेड अमाउंट में अपने फंड को अपने पास इकट्ठा रखने की आवश्यकता कोई नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अब आप लोगों को मैंने बार बार कहा है कि जो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वे बेसिकली बनाए जाते हैं और निगेटिव स्टेटमेंट अक्सर क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो यहां थर्ड निगेटिव स्टेटमेंट है और मैंने माना है कि थर्ड गलत है। तो यहां देखिए, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, इसका मतलब है 2 नंबर निश्चित रूप से सही है, क्योंकि दोनों में है। अब प्रश्न है कि सिर्फ एक सही है कि नहीं। ठीक है, आइए इसको जान लेते हैं। और हाँ, हम कम से कम 50% में पहुंच गए हैं तो हमें रिस्क जरूर लेना है। आईएफसी एक गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फाइनेंस से जुड़ी हुई है। तो फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां होती हैं वो क्या कहलाती है, वित्तीय लेन देन अगर करती हैं तो वो एनबीएफसी मानी जाती है। तो एनबीएफसी तो है ही है। और एनबीएफसी किसके पास रजिस्टर्ड होती हैं, अधिकांश एनबीएफसी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती हैं। कुछ एनबीएफसी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है जैसे चिटफंड। लेकिन जो फाइनेंस ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है तो ये आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हो सकती है, ऐसा सोचा जा सकता है। तो पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगर आपको पहला नहीं पता हो तो भी आप 50% पे तो पहुंच ही गए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। आईएफसी क्या है, ये गैर जमा स्वीकार करने वाली, अर्थात ये लोगों से पैसा नहीं ले सकती। और क्या है ये, आरबीआई के पास विनियमित होती है। इनका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पैसा लगाती है और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उनके लिए ये फंडिंग का काम करता है। ठीक है,
अगला है निदान पोर्टल। भाई क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और हम लोगों ने रिसर्च करके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि अगर हमारी सीरीज को आप लोगों ने ध्यान से देखा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपने करंट अफेयर के लिए तैयार स्थिति में, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर के साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग भी हमने अच्छे से करा रखी है और अभी हम इंटरनेशनल सीरीज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करा रहे हैं। तो आपकी यूपीएससी की तैयारी, आपके एग्जाम के टाइम तक अगर आप इस लगातार सीरीज को देखते रहे तो आपके पूरे एग्जाम में मुझे लगता है कि हम अच्छी खासी रिवीजन जरूर करा। लेकिन हमें भी इसके बदले में आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं क्या है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही हम जो प्रश्न पूछते हैं उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी जरूर करें ताकि हमें पता चले आप लोग इस सीरीज में कितने इंटरेस्टेड, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निदान पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भाई मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम हॉल में आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो आप पढ़ के जाएंगे, लेकिन फिर भी सही करेंगे। कैसे? यह गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों का एक डेटाबेस है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये क्या है? अपराधियों का एक डेटाबेस है। और कैसे अपराधी? नशीले पदार्थों का जो व्यापार करते हैं उनका डेटाबेस है। इसे गृह मंत्रालय के तत्वाधान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, कौन? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। निदान प्लेटफॉर्म अपने डेटा को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और ई प्रिजनर्स रिपोजिटरी से प्राप्त करता है। कह रहा है कि निदान पोर्टल अपने डेटा कहां से प्राप्त करता है? क्रिमिनल की लिस्ट कहां से लेता है? तो वो लेता है सीसीटीएनएस से और ई प्रिजनर्स से। फिर थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि यह नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पोर्टल का हिस्सा है। नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पोर्टल का। अब यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट जरूर दिखे होंगे जो संभावित गलत हो सकते हैं। यहां देखिए, कह रहे हैं कौन सा सही है, तो सही को घेर देते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन को फिर से पढ़िए। निदान प्लेटफॉर्म कहां से डेटा लेता है? सीसीटीएनएस से और आई प्रिजन से। कह रहे हैं कि यहीं से डेटा लेता है। जरूरी तो नहीं है कि वहीं से डेटा ले, यह एक हार्डकोर फैक्ट है। तो वहां से डेटा नहीं भी लेता होगा, हो सकता है कहीं और से डेटा लेता होगा। तो यहां गलत होने की संभावना है। तो अगर यहां गलत होने की संभावना है तो एक बार काट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर मिला। तो नहीं मिला। इसका मतलब है कि केवल 3 और 1 और 3। इसका मतलब है कि 3 तो निश्चित रूप से सही है, लेकिन 1 अभी संभावित सही हो सकता है। फिर भी हम 50% में पहुंच गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं क्या। देखिए, निदान जो पोर्टल है ये क्या है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसलिए ताकि जो नार्को अर्थात ड्रग्स के केस में जो अपराधी शामिल है उनका एक सेपरेट डेटा बनाया जा सके, लिस्ट बनाया, ठीक है। साथ ही यह कहां से अपना डेटा लेता है? यह इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ई जेल, इन दोनों प्लेटफॉर्म से डेटा प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि जो पहले दिया गया था कि सीसीटीएनएस और ई प्रिजन्स, यहां से डेटा नहीं लेता है। फिर देखिए, ये नारकोटिक्स संबंधित पोर्टल का हिस्सा और गृह मंत्रालय के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू है और गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यह स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो गया। हो सकता था कि आप जब पहला स्टेटमेंट पढ़ते तो आपको पहले स्टेटमेंट में भी गलती नजर आती, तो भी कोई बात नहीं, एक रिस्क तो लेते आप। और एक रिस्क अगर एक जगह गलत होता है तो एलिमिनेशन टेक्निक से अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आगे के 4 क्वेश्चन वो सही भी करा देता है, ठीक है। तो आप काफी प्लस में रहते हैं और इसको लेकर के निश्चिंत रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पहले क्वेश्चन है पीवाईक्यू, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन होंगे उनके संदर्भ में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें उनको कैसे टैकल करना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न दे रहा है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। अब मुझे लगता है कि जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड होगा वह स्टूडेंट भी इस प्रश्न का आंसर देने में थोड़ा झिझक जाएगा। तो सामान्य जो जिनका की ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है, ऐसे बच्चों से यह उम्मीद करना कि वो ऐसे प्रश्न का उत्तर देंगे, ये थोड़ी बेईमानी है। सेकेंड ऑप्शन, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा। ये कह रहा है कि स्थाविर किससे है? महायान बौद्ध धर्म। लोकोत्तरवादी किससे है? महासांघिक से। और महासांघिकों के द्वारा बुद्ध के द्वैतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि महासांघिकों ने बुद्ध को देवता बना दिया और इसी से आगे महायान बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। तो अगर आप जानते हैं कि बुद्ध को मूर्ति रूप में किस धर्म में पूजा जाता है, हीनयान में कि महायान में, ये तो एक बेसिक सामान्य जानकारी है, तो जीएस का बच्चा जान सकता है। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो जानता है कि बुद्ध को हीनयान में एक गुरु माना गया है और उन्हें प्रतीकों के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती, उन्हें देवता नहीं माना जाता। लेकिन महायान बुद्ध को देवता मानता। तो महायान ने बुद्ध को देवता माना। क्या स्टेटमेंट यहां तक अगर सही है तो हम सोच सकते हैं कि महासांघिक बुद्ध को देवता मानते। ठीक है, ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है आप ही सोचे या आप सोच ही लें, लेकिन एक सलाह है आर्ट एंड कल्चर में। अब बुद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा है, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा है, यह सोच करके क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी के क्वेश्चनों में सबसे टफ अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है तो वो आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से ही क्वेश्चन। तो ऐसे में यहां पर इलिमिनेशन अगर काम नहीं कर रहा है, जो कि नहीं करता है, तो आपको सीधे सीधे आर्ट एंड कल्चर के ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को टैकल करना मतलब हर हाल में निगेटिव हो। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हमारी एक राय रहेगी कि आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, आइए अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज की क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ, इसका मतलब आसियान के संदर्भ में ये प्रश्न किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया, यहां प्रति वर्ष दिया गया है, एक हार्डकोर फैक्ट है, गलत हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, पहला आसियान शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, और आसियान का सचिवालय कहां है? ढाका, बांग्लादेश। अब कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, मैंने जहां जहां घेरा है वहीं पर गलत होने के लिए संभावना है। तो क्या उसका सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है? हो सकता है कि वर्ष में 2 बार हो सकता है कि 2 वर्ष में 1 बार हो, ठीक है, या फिर प्रति वर्ष भी हो। क्या उसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में ही हुआ? और क्या अगर हुआ तो बाली में ही हुआ? उनकी जो आदर्श वाक्य है आसियान का, क्या यही है? तो ये तीनों स्टेटमेंट चलो हमें नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप जानकारी, डेप्थ जानकारी पूछी गई है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट, आसियान का सचिवालय कहां है? ढाका, बांग्लादेश में। यह तो हमें पता ही है ना कि आसियान, बांग्लादेश, ढाका, जो बांग्लादेश है वो आसियान का पार्ट नहीं है। आसियान में साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश आते हैं और बांग्लादेश आसियान में मतलब साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बल्कि साउथ एशिया का पार्ट है। तो यह स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। तो अब चौथा अगर गलत हुआ तो यह ऑप्शन गायब हो गया। अभी भी 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब एक और बात जो कि थोड़ा सलाह है आप लोगों को, अगर 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, आपने अगर 70 क्वेश्चन बनाए हैं और अब कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास है जिसमें से कि आपने 3 में से एक ऑप्शन इलिमिनेट कर लिए, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप उस क्वेश्चन को भी कोशिश करिए कि इसको भी अटेम्प्ट करके आइए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फिर 3 में से एक ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट किया है तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन 70+ अगर नहीं है तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब आसियान के बारे में आपको बता देते हैं कि आसियान का जो शिखर सम्मेलन होता है
वह वर्ष में 2 बार आयोजित किया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए। और आसियान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और यह 1976 में ही इसका पहला सम्मेलन हुआ। ठीक है, और उसका जो आदर्श वाक्य है वह वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी भी सही है। तो इस तरीके से पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहां हमने जितने फैक्ट आपके साथ चर्चा किए, अगर सिर्फ इतना फैक्ट भी आपको पता है तो भी आप एग्जाम हॉल में ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये आसियान के जो 10 देश हैं, इनमें से आप जानते हैं कि ये पांचों जो देश हैं वो स्थल रूढ़ है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार, ये 5 देश स्थल वाले हैं। और शेष जो 5 देश हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये पांचों समुद्र वाले द्वीपीय देश हैं। तो ठीक है, आसियान को हमने देख लिया। अब आगे आते हैं। ये क्वेश्चन ये बेसिकली आप लोगों को सही करना है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया और यूके है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। अब इसका आंसर आप ही लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आप लोग एडीबी के बारे में जानते हैं तो आंसर कमेंट में बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो पढ़ करके इसका आंसर कमेंट में, लेकिन कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई रिवाइज भी होती है। ठीक है, तो इस हमारे सीरीज से जुड़ते रहें, हमें इसी तरह से प्रोत्साहन देते रहें। और अगर कुछ सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।